गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक को आपसे इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं और टॉपिक का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। शॉर्ट में यूएनओ के नाम से भी काफ़ी लोकप्रिय है। तो यूएनओ का अध्ययन यानी जो फुल फॉर्म होगी इसकी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ के अध्ययन से पहले हमें इसके गठन की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उस पर चर्चा करनी होगी। स्टूडेंट्स, हमने पीछे के जो क्लासेज हैं उनमें यह अध्ययन किया भी था कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में चर्चा हमने की, प्रथम विश्व युद्ध की चर्चा की कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है वो गठित किया गया था और उसका नाम था लीग ऑफ नेशन। हिंदी में बोलें तो इसको राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी ताकि दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे, या दूसरे शब्दों में कहें कि दुनिया को पुनः एक बार इस प्रकार के विश्व युद्ध का सामना ना करना पड़े। लीग ऑफ नेशन के गठन में जिन राष्ट्रों की महत्वपूर्ण भूमिका थी उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन जैसा कि हमने बाद में देखा कि लीग ऑफ नेशन जिस उद्देश्य के लिए गठित किया गया था वो अपने उस उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा और दुनिया को एक बार पुनः सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सामना करना पड़ा। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में अगर हम बात करें तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है और द्वितीय विश्व युद्ध में जो दो पक्ष थे, पहला पक्ष उसमें मित्र राष्ट्रों का था और मित्र राष्ट्रों में जो राष्ट्र शामिल थे उसमें हम नाम गिना सकते हैं सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। दूसरी तरफ जो दूसरा गुट था जिसको हम मित्र धुरी राष्ट्रों के नाम से जानते हैं, और धुरी राष्ट्रों में जो शामिल थे, धुरी राष्ट्रों में जो देश शामिल थे उसमें हम नाम गिना सकते हैं जापान, जर्मनी, और इटली, जिसमें जर्मनी और इटली दोनों यूरोपियन राष्ट्र थे। ये किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में। तो ये यूरोपियन राष्ट्र थे। जापान है वो एशियाई राष्ट्र। तो जर्मनी, जापान और इटली ये धुरी राष्ट्रों के में शामिल थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध का कालक्रम भी हम आपने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू होता है? 1939 में। और कब तक चलता है? 1945 में। और यूएनओ का जो गठन है वो कब होता है? 24 अक्टूबर 1945, या इसकी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति मानी जाती है 9 अगस्त 1945। 9 अगस्त 1945 जब नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया जाता है, उसी को एक प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति मानी जाती है, उसी डेट को। तो उसके तुरंत बाद यूएनओ का गठन हुआ। मैं आपको ये जो बात है वो क्यों समझा रहा हूं कि यूएनओ की स्थापना की जो पृष्ठभूमि है वो तैयार हुई, या एक प्रकार से ये कहें कि इसकी जो प्लानिंग है वो द्वितीय विश्व युद्ध की कालावधि के दौरान ही शुरू हो गई थी। कहने का मतलब जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने एक कार्य योजना पर पहले से ही सहमति बना ली थी कि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्ति के पश्चात एक ऐसा संगठन खड़ा किया जाएगा, एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन खड़ा किया जाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को चिरस्थायी बनाए रखे। वो राष्ट्र लीग ऑफ नेशन की तरह कमजोर संघ नहीं होगा, बल्कि ये प्लानिंग की गई कि वो एक शक्तिशाली राष्ट्र होगा जो विश्व
में शांति व सुरक्षा को लंबे समय तक बनाए रखे। क्योंकि लीग ऑफ नेशन असफल क्यों हुआ कि जिस उद्देश्य से, या ये कहें कि विश्व शांति व सुरक्षा के उद्देश्य से लीग ऑफ नेशन का गठन हुआ था, लेकिन लीग ऑफ नेशन लंबे समय तक विश्व शांति को बनाए रखने में विफल रहा। क्योंकि 1920 में लीग ऑफ नेशन का गठन होता है और 1939 में दुनिया को एक दूसरे महायुद्ध, या कहें कि द्वितीय विश्व युद्ध का सामना करना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं जो लीग ऑफ नेशन है उसकी कमजोरी को दर्शाता है। और इसके पीछे भी लीग ऑफ नेशन इतना कमजोर संगठन क्यों बना, इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। और कहानी क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो लीग ऑफ नेशन को गठित करने में महती भूमिका निभा रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो कि लीग ऑफ नेशन के फाउंडर माने जाते हैं, लेकिन स्वयं अमेरिका ने ही लीग ऑफ नेशन को असफल करने का कार्य किया, क्योंकि अमेरिका ही लीग ऑफ नेशन में शामिल नहीं हुआ। बड़ी विडंबना की बात है कि जो राष्ट्र इसकी स्थापना का संस्थापक था वो ही इसमें शामिल नहीं हुआ। और इवन अमेरिकी राष्ट्रपति सीनेट में भी इस बात को नहीं बनवा सके। इसलिए लीग ऑफ नेशन, अमेरिका के अब्सेंस में लीग ऑफ नेशन एक ढीला ढाला संगठन था। ये एक ऐसा संगठन नहीं था जो विश्व शांति व सुरक्षा को लंबे समय तक बनाए रख सकता था। तो क्योंकि लीग ऑफ नेशन की विफलता मित्र राष्ट्रों के सामने थी, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा संगठन बनाएंगे जो लीग ऑफ नेशन जैसा नहीं बल्कि उससे बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को लंबे समय तक बनाए रखे। और युद्ध के दौरान ही राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के मध्य इस बात पर एक व्यापक विचार विमर्श होता है, जिसमें ये कहा गया कि एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन किस प्रकार से खड़ा किया जाए जो विश्व को इस प्रकार के युद्धों से बचाए रखे, या दूसरे शब्दों में कहें तो तीसरे विश्व युद्ध से बचाए रखे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बाद में डम्बल्टन ओक्स सम्मेलन होता है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन होता है। इन सम्मेलन में यूएनओ के गठन और उसको एक शक्तिशाली संगठन के रूप में खड़ा करने की दिशा में प्रयास होते हैं, और अंततः इसका जो गठन है वो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये यूएनओ का जैसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो खड़ा होता है। इस संगठन की स्थापना की आवश्यकता के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि इसके बारे में लगभग बात हम कर चुके हैं कि ऐसे संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, और इवन जब युद्ध चल रहा है, युद्ध के बीच में ही मित्र राष्ट्रों ने यह निश्चय कर लिया था कि एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जाएगा जो लीग ऑफ नेशन से ज्यादा पावरफुल हो, ताकि वो दुनिया को आगे आने वाले समय में युद्धों से बचाए रखे, या ये कहें कि विश्व शांति को बनाए रखे। तो इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध की जो पृष्ठभूमि बनी वो ही एक प्रकार से यूएनओ की आवश्यकता, उन्हीं कारणों में यूएनओ की आवश्यकता को भी ढूंढा जा सकता है। उसके बाद में आता है कि यूएनओ है, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो स्टूडेंट्स, जो यूएनओ का मुख्यालय है वो है यूएसए का जो शहर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय, और न्यूयॉर्क कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारे सामने आता है, या अगली जो बात हम जिस पर चर्चा करें वो है यूएनओ की जो आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं, उनकी संख्या कितनी है। तो स्टूडेंट्स, इसमें टोटल 6 जो भाषाएं हैं यूएनओ की, वो इसकी आधिकारिक भाषा कहलाती हैं। जिनमें इन भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं सम्मिलित हैं, तो देखिए इसके अंदर अरबी, इसमें चीनी, इसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश, ये 6 भाषाएं हैं वो यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं घोषित की गई हैं। ये इस प्रकार का जो प्रश्न है वो आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आपको हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न जनरली पूछा जा सकता है कि यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं, उनकी संख्या पूछी जा सकती है। निम्न में से कौन सी यूएनओ की आधिकारिक भाषा
नहीं है, 3 भाषाएं इन्हीं में से दे देंगे, इसी सेट में से देंगे, एक भाषा कोई और दे देंगे। तो ऐसी स्थिति में अब आपको पहचान करनी है कि यूएनओ की आधिकारिक भाषा कौन सी नहीं है। और वो पहचान आप कब सुनिश्चित कर पाओगे, जब आपको ये पता होगा कि ये भाषाएं, ये 6 भाषाएं यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं हैं। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है। तो करंट जीके के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। जो एंटोनियो गुटेरेस है वो यूएनओ के वर्तमान में महासचिव हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो बिंदु हमारा है वो आता है कि यूएनओ के अंग कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, यूएनओ के मोटे रूप में अगर देखा जाए तो यूएनओ के 6 मुख्य अंग गिनाए जा सकते हैं। और इन 6 की अगर हम चर्चा करें तो जो यूएनओ का जो पहला जो अंग है वो है महासभा, जनरल असेंबली के नाम से जिसको जानते हैं। और एक प्रकार से ये कहते हैं कि ये मिनी संसद, विश्व की एक मिनी संसद है। नेक्स्ट जो दूसरा अंग है यूएनओ का वो है सुरक्षा परिषद, जिसको दुनिया के पुलिसमैन के रूप में चित्रित किया जाता है कि दुनिया में विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व किसके पास है, सुरक्षा परिषद के पास है। तो दूसरा जो अंग है इसका वो है सुरक्षा परिषद। तीसरे अंग की अगर बात करें वो है आर्थिक और सामाजिक परिषद। चौथा अंग है न्यास परिषद। और न्यास परिषद की अगर बात करें तो न्यास परिषद अब इस अंग का कोई महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो न्यास क्षेत्र बनाए गए थे वो न्यास क्षेत्र अब स्वतंत्र राष्ट्र बन चुके हैं। तो वर्तमान में दुनिया में कोई न्यास क्षेत्र नहीं है, इसलिए न्यास क्षेत्र है वो अब न्यास क्षेत्र का कोई या न्यास परिषद का कोई कार्य नहीं बचा है। इसीलिए इसके लिए कई बार कहा जाता है कि यूएनओ का कौन सा अंग सबसे ज्यादा सफल रहा है, तो उसमें हम न्यास परिषद का, क्योंकि न्यास परिषद को जो काम दिया गया वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये यूएनओ का जो अंग इसको हम मानते हैं, लेकिन ये अब इसका कोई अस्तित्व नहीं रहा, क्योंकि अब न्यास परिषद के पास कोई कार्य भी नहीं बचा। नेक्स्ट अगला जो इसका अंग है वो है सचिवालय। तो सचिवालय जो प्रशासनिक, यूएनओ के सारे प्रशासनिक मामले हैं वो सचिवालय के द्वारा देखे जाते हैं। महासचिव, सचिवालय में जो सबसे बड़े अधिकारी यूएनओ के होते हैं वो महासचिव होते हैं, जिनके बारे में हमने जिक्र किया कि वर्तमान में यूएनओ के जो महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। और नेक्स्ट अगला जो छठा अंग यूएनओ का है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब इन प्रत्येक अंग के बारे में हम अलग अलग वीडियोज में देखेंगे। महासभा के ऊपर हम कल का जो हमारा वीडियो होगा यूएनओ की महासभा पर होगा। महासभा का में सदस्य कितने कितने, प्रत्येक राष्ट्र के कितने प्रतिनिधि होते हैं, इसकी वार्षिक बैठक कब होती है, किस प्रकार से ये कार्य करता है, यूएन महासभा के क्या कार्य होते हैं, इन सब के बारे में कल के वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और एक एक करके हम यूएनओ के सभी अंगों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।